हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। और आज स्टूडेंट्स डेस्क में एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहतरीन सवाल लेकर के आए हैं। इस प्रॉब्लम में छोटी छोटी बातें हैं लेकिन लर्न करने लायक होते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या कहता है। प्रॉब्लम कहता है कि यहां पर एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस कर दिया गया है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से ही एक पार्टिकल को या स्टोन पीस को प्रोजेक्ट किया जाता है और इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि वह पार्टिकल इस स्फेयर को इसके टॉप पर, हाईएस्ट पॉइंट पर टच करता है। तो पूछ रहा है कि इसका स्पीड क्या होगा और किस एंगल पर इसे प्रोजेक्ट किया गया। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग डील करें इससे पहले हम लोग एक और छोटा सा सवाल करते हैं। प्रॉब्लम है, इसका क्वेश्चन टैग हो गया ये कि यहां से एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया और ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और सपोज करो स्पीड v है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। तो जब ये प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है तो उस हाईएस्ट पॉइंट पर जो इसका कर्व पाथ है, उस कर्व पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे डील करें, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करें? तो देखो, तुम पहले से जानते हो कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो और यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो, दैट मींस उसका स्पीड अगर कांस्टेंट हो, तो हम जानते हैं कि सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन होता है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है एंड इट इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो, कह रहा है कि एक पार्टिकल किसी भी कर्व पाथ पर जा रहा है, नेसेसरली वो कोई सर्कल नहीं है, और मान लो इस पॉइंट पर है अभी और इस पॉइंट पर इसका स्पीड v है और इसका एक्सेलरेशन a है। तो यहां पर ये जिस पॉइंट पर है, इस इंस्टेंट पर, उस पॉइंट के इर्द गिर्द से एक छोटा सा आर्क ले लिया। यह आर्क निश्चित तौर पर किसी न किसी सर्कल का हिस्सा होगा, ध्यान देना। यह जिस सर्कल का हिस्सा होगा उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस सर्कल नाम दे दें और उसका अपना एक सेंटर होगा। सपोज करो उसका सेंटर C है, तो सेंटर C क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर। और निश्चित तौर पर उसका अपना एक रेडियस होगा, सपोज करो लिटिल r। तो ये लिटिल r क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, इस पॉइंट को और सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होगा, वो लाइन निश्चित तौर पर इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इस रेडियल लाइन के अलोंग ले लें, तो ये क्या हम a परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, और एक कंपोनेंट वेलोसिटी लाइन के अलोंग ले लें, ये a पैरेलल हो गया। तो यहां पर ये जो a परपेंडिकुलर है, ये हमेशा टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है। तो कहता है ये जो आइडिया है ये स्टिल वैलिड है। यहां पर मतलब यहां हम बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं क्या, कि a परपेंडिकुलर विल बी v का स्क्वायर बाय इस सर्कुलर पाथ का रेडियस, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। सो यहां से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं।
सो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर। यहां पे लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन भी यूज करते हैं, बट हम कभी सजेस्ट नहीं करते उसको यूज करने का। कभी किसी और प्रॉब्लम में मैं उसको दिखाऊंगा कि कैसे उसको यूज करते हैं, वो क्या होता है, एक वीडियो बनाऊंगा उस पर मैं। लेकिन फिलहाल, और मैं वहां भी बताऊंगा कि उसको यूज मत करना, सीख लो लेकिन यूज मत करना, क्योंकि फिजिक्स में यही यूज करना है। अब देखो, ये सर्कुलर पाथ वाला आइडिया किसी भी कर्व पाथ के लिए ये वैलिड है। अब यहां पर जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है तो तुम्हें पता करना है कि उसका स्पीड क्या है। ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि यहां पर टॉप पर इसका स्पीड क्या होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या वैनिश हो गया, खत्म हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v cos थीटा अभी भी है इसके पास, सो इट इज v cos थीटा। और ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर होता है, डाउनवर्ड ही होता है। अब यहां पर जो इस पॉइंट के इर्द गिर्द का जो हमने ये आर्क लिया है, ये डेफिनेटली किसी न किसी सर्कल का हिस्सा होगा, दैट वी डोंट नो सर्कल क्या है। लेकिन इतना तय है कि v के लाइन पर जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन कंपोनेंट होगा, हमें वही लेना है यहां पर a परपेंडिकुलर के तौर पर। तो यहां पर इस v cos थीटा पर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, परपेंडिकुलर है। सो यहां पर हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं g इक्वल्स v cos थीटा का होल स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। सो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ एट दिस पॉइंट। चलो, अब इस आइडिया को हम लोग यहां डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो देखो, ये प्रॉब्लम अब कुछ है ही नहीं। मैं यहां पर प्रॉब्लम को इरेज करता हूं। अब देखो, इस प्रॉब्लम में एग्जामिनर ने दो आइडिया बिल्कुल रिवील कर दिया है ऑलमोस्ट प्रॉब्लम देते वक्त। पहली बात तो ये कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है, ये पाथ पैराबोलिक पाथ इस तरह से है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वो स्फीयर को टच करता है। मतलब इस पैराबोलिक पाथ का जो टेंजेंट होगा वह स्फीयर के हाईएस्ट पॉइंट से जाएगा, यानी स्फीयर का भी जो टेंजेंट होगा हाईएस्ट पॉइंट पर, और इस पैराबोलिक पाथ का, इस प्रोजेक्टाइल के पाथ का भी जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पर, वो भी हॉरिजॉन्टल होगा। और हम ये जानते हैं कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वह वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है ना। किसी भी पॉइंट पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वो हमेशा पाथ के अलोंग यानी टेंजेंट के अलोंग होता है। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है यानी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हाईएस्ट पॉइंट पर ही होता है। तो बेसिकली ये हमारे सर्कल का भी हाईएस्ट पॉइंट है, ये स्फीयर का भी हाईएस्ट पॉइंट है, और इस पैराबोलिक पाथ का भी हाईएस्ट पॉइंट है। ये v हो गया v cos थीटा। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल का वो क्या हो जाएगा, 2r, डायमीटर ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। तो h मैक्स क्या हो गया हमारा, 2r। एक रिलेशन ये हमको मिल गया। हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल का कितना लिखते हैं हम लोग, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, एंड हियर इट इज 2r। एक इक्वेशन ये हो गया। नेक्स्ट, हम यही अभी सिचुएशन देख रहे थे कि हाईएस्ट पॉइंट पर है तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वह रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा यहां पर, ऑफ कोर्स वह इस स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा। दिस इज द कैच ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिख रहे हैं हम लोग, v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g होगा इस पॉइंट पर, एंड दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब देखो, तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, इस दोनों को एडजस्ट करो, यू विल गेट द आंसर। तो फर्स्ट को अगर मैं
सेकेंड से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, यहां पर देखो v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, इधर r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, tan sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2. So here we get tan square theta is 4, so tan theta will be 2. तो tan theta कितना आया, 2 आया यहाँ पर. So हम बड़े आसानी से यहाँ पर कह सकते हैं कि tan theta is 2, so theta equals tan inverse 2. तो हमें थीटा मिल गया, सबसे पहले कितना आया, tan इनवर्स 2. चलो अब क्या करें, यहां पर गौर करके देखो, हम बड़े आसानी से यहां पर एक चीज देख सकते थे कि अब मैं इस थीटा को यूज कर लो, तो अगर ये थीटा है तो tan थीटा 2 आया, यानी ये 2 ये 1, तो ये क्या हो गया, √5, राइट एंगल ट्रायंगल. अब देखो कोई ये इक्वेशन ले लो या ये इक्वेशन ले लो, कहीं पर भी इसको सेट कर दो, मान लो मैंने यही ले लिया, तो मैं लिखूंगा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यानी 1/5 डिवाइडेड बाई g दैट इज इक्वल टू r. सो v स्क्वायर इक्वल्स 5gr, so v equals square root of 5gr. This is the answer. So v is how much, it is square root of 5gr. Okay. तो ये इस प्रॉब्लम में थीम था. अब मैं तुमको एक छोटा सा सवाल होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, दैट इज वेरी इजी प्रॉब्लम, कि यहां पर जो मैंने प्रोजेक्टाइल, इसमें इसी में प्रॉब्लम ऐड कर देते हैं, प्रोजेक्टाइल किया तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, फाइंड द रेडियस ऑफ curvature of projectile at the point of projection. इसको बनाना और मुझे मेल करना. थैंक यू. फिर अगले किसी लेक्चर में कुछ और सवाल लेकर के आएंगे, है ना. थैंक यू अगेन.